किसी भी राज्य के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, राष्ट्रवादी का सीना तुम्हारे लिए खुला है। वेलकम, खुश आमदीद, सब आओ। राष्ट्रवादी का परचम अपने हाथ में लेकर आली जनाब से आसिफ साहब का हाथ मजबूत करो। आने वाले इंशाअल्लाह इलेक्शन में वो मेयर का इलेक्शन हो, म्युनिसिपल नगर पालिका के वर्करों का, मेंबरों का इलेक्शन हो, एमएलए का हो या एमपी का हो, आप आज यहाँ पर अहद कर ले कि इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी ही राष्ट्रवादी रहेगा। आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, आप मुझे इस फकीर के सामने आप हाथ उठाकर मेरा जबान से निकले हुए अल्फाज को अपने दिल में तो वादा करें कि इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी के साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह पूरे दूर तक इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी साथ रहेंगे। हाथ निकला है, शेख आसिफ साहब देख ले। और ये सच्चाई है कि यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ इंसान आपके साथ में है, और मैं आपके साथ में नमाज की औकात को छोड़कर बाकी औकात जब चाहे जहां चाहे मुझे याद करे, आपके साथ रहूंगा, साना बसाना रहूंगा। और जहां ताकत की बात आएगी ताकत भी इस्तेमाल करके बताएंगे, और सामने वाले कुछ करना चाहेंगे उनका महफूज मुंह तोड़ जवाब भी देने की इंशाल्लाह कोई ताकत हमारे अंदर है। हम सिर्फ सूफी ही है, ये मत समझना। हम मेंबर से बयान करते हैं, मस्जिद के मेहराब से बयान करते हैं, स्टेज से खिताब करते हैं, लोगों समझ जाओ। और फिर हमारे लीडर के बारे में कोई कहेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, सब बोलो राष्ट्रवादी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सता का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। अस्सलामु अलैकुम। होठों की खामोशी भी सिंध हो सकती है। हम कहे बात दलीलों से तो रद्द हो सकती है, उनके होठों की खामोशी भी सिंध हो सकती है। और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुकन के जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद मालेगांव शहर के साबिक एमएलए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव के सदर, नौजवानों के हरदिल अजीज रहनुमा आली जनाब शेख आसिफ साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमामी सेल के सुदूर सेक्रेटरी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और साथियों, मैं अपनी ज़िंदगी में यह ज़िंदगी का पौन हिस्सा सोशलिस्ट नज़रियात के साथ रहा। अपनी ज़िंदगी का 75% ज़िंदगी की जो उम्र थी वो निहाल साहब के साथ गुजारी। आज मैं इस मंच पर पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंच से तकरीर कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की भी वजह निहाल अहमदी। मैं आपको बताता चलूं कि इस पार्टी को चॉइस करने में मेरा सबसे बड़ा रूल ये रहा कि मैं अपने रहनुमा की बात को सामने रखकर आज यहाँ मौजूद हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र में फूलोद अगाड़ी की जब सरकार बनी तो उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र वजीर आला जो बनाए गए वो जनाब शरद पवार साहब थे। और शरद पवार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में सबसे अहम रोल निहाल अहमद का था। मैं उस बात को ध्यान में रख के राष्ट्रवादी में आया। मैं उस बात को भी ध्यान में रखा हूं जब हम या निहाल साहब 2004 के असेंबली में शिकस्त से दो चार हुए तो उस वक्त इस शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिसमें से
मरहूम हो गए शेख वकील साहब, और आज जिंदा है डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी, इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने निहाल साहब के घर आकर यह कहा कि साहब आप आपको पार्टी बदलना चाहिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, याद रखना मैं जो कह रहा हूं, मंजूर अय्यूबी साहब जिंदा हैं, मालूम कर सकते हो। निहाल साहब ने कहा अगर जाना है तो राष्ट्रवादी में जाओ। ये नजरिया था निहाल साहब का राष्ट्रवादी में। सारी जिंदगी सोशलिस्ट जहन रखने वाले शख्स ने भी राष्ट्रवादी को चॉइस किया। यहां तक के उनके अपने बेटे जो इंतकाल हो गया बुलंद अम्मल लेरी, उसको भी उन्होंने कोशिश की राष्ट्रवादी में भेजने की। वो ये चाहता था कि एमआईएम में चला जाए, मगर निहाल साहब ने कहा कि एमआईएम में किसी सूरत में नहीं जाना है। मैं किसी भी फिरका प्रस्त पार्टी में तुझको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुस्लिम फिरका प्रस्त पार्टी मानते हैं एमआईएम को, और है भी। ये सब चीज समझने के बाद और आसिफ शेख साहब जब राष्ट्रवादी में प्रवेश किए तो उनकी काबिलियत, क्योंकि मैं उनके साथ मंत्रालय गया हूं, उनको समझा हुआ, उनके साथ यूपी उत्तर प्रदेश भी गया हूं, उनकी काबिलियत, उनके काम करने के तरीके को समझा। और राष्ट्रवादी में जब वो गए तो मेरा दिल मुतमईन ये नहीं था कि अब हम क्या करना चाहिए, क्योंकि रशीद साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी में और शेख आसिफ साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। तो मैं परेशान था, क्योंकि मैं 7.25 साल से शेख आसिफ साहब और शेख रशीद साहब के साथ हूं। मैं इनकी पार्टी में शामिल नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी में। मैं कांग्रेस पार्टी की स्टेज से तकरीर करता था कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन आज मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक नादना सा मेंबर बना। मुझे इस बात का फक्र है। सारी जिंदगी सोशलिस्ट जहन रखने के बाद मैं आज लफ्ज कांग्रेस पर आया। मैं शेख आसिफ साहब की काबिलियत को ये समझता हूँ, उनके काम करने के तरीकों को समझता हूँ। हमारे एजाज उमर साहब ने कई बातें उनकी बताई है काम करने की। उन्होंने कुछ बातें रहेगी बोलने की, शायद मेरे हिस्से में थी वो बात। आप लोग ये मानना, यकीन मानना कि 5 साल की एमएलएशिप जो आसिफ साहब के पास थी वो अपोजिशन में थे, और इस रियासत में फिरका परस्त पार्टी की हुकूमत थी, बीजेपी की। बीजेपी की हुकूमत में उन्होंने जो काम किया इस शहर में, रूलिंग पार्टी वाला भी नहीं कर रहा। मैं तो ये देखा हूं, ब्रिज की जो बात हुई है, ये ब्रिज आसिफ साहब ने जो लाया, आप लोग इसको मानिए कि हमारे ही बाजू में दादा भुसे शिवसेना का मिनिस्टर है, वो अगर चाहते तो ब्रिज अपनी तरफ ले जा सकते थे, मिनिस्टर है वो। लेकिन हमारे साहब शेख आसिफ साहब की हिकमत अमली थी कि ऐसे माहौल और ऐसे वक्त में भी और ऐसे शहर में उन्होंने बीजेपी से वो काम हमारे एरिया में कराया, वो जारी रहेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम उर्दू घर का किया। कल मैंने शामनामा अखबार में देखा उर्दू घर के बारे में। ये आसिफ शेख की देन है, ये ख्याल रखना। जब मैंने उस इमारत को देखा अंदर जाकर, तो यकीन मानिए मालेगांव शहर में ये आसिफ शेख की देन। मैं अपनी बात इन 4 लाइनों में आपके सामने रखना चाहूँगा कि आसिफ शेख साहब ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने जो अपने अज़ाइम पार्टी के हाईकमान के सामने और अहलियान शहर के सामने जाहिर किए हैं कि उसे मैं इन 4 लाइनों में आपके सामने रखना चाहता हूं कि लवे लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, और मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अजीज साथियों, मैं 2004 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूं
मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्यों हूँ, मैं आप तमाम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना, अपने लीडरान से सुना, उसी में से मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी में से आप अपने लिए निकाल सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं गुज़िश्ता तकरीबन 16 वर्षों से हूँ। दोस्तों, 2005, 2006, 2007 इन 3 वर्षों का आप जायजा लीजिए। आप जब उस बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। हैदराबाद बम ब्लास्ट, बॉम्बे का बम ब्लास्ट, जालना, कोरना, मालेगांव शहर का बम ब्लास्ट, 2007 तक ये सब होते रहा। हर बम ब्लास्ट के बाद हम लोग चौकन्ना हो जाया करते थे, डर जाया करते थे कि अभी लश्कर-ए-तोयबा के नाम पर हमारे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ISI के नाम पर, सिमी के नाम पर, ऐसे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स का नाम बताकर मुसलमानों को कैद कर दिया जाता था। जब ये बात हम लोगों ने देखी और हम बेचैन हो गए। मालेगांव के मुसलमानों के नाम पर रोटियां तोड़ने वाले, मुसलमानों के नाम पर नशिस्तें हासिल करने वाले वो नाम नेहाद मुसलमान लीडरान खामोश रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि वो मुसलमानों पर हो रहे इन मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाते। 2007 में अलीबाग में एक मीटिंग ली गई जिसकी सरबराही जनाब शरद पवार साहब कर रहे थे। भाई थोड़ा पानी निकाल देंगे तो बहुत बेहतर है। उसकी सरबराही जनाब शरद पवार साहब कर रहे थे। उस मीटिंग में शरद पवार साहब ने कहा कि उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। आर पाटिल साहब वजीर दाखिला थे। उस वक्त शरद पवार साहब ने एक बात कही कि जो जुर्म होता है, जो इंसिडेंट होता है, जो बम ब्लास्ट होता है, उसकी तहकीकात की जानी चाहिए। पहले से तयशुदा इनपुट के नाम पर, IB के इनपुट के नाम पर और दीगर उनकी जो तंजीमें हैं जिसमें RSS और दीगर फिरका परस्त जमातों के लोग मौजूद हैं, उनके इनपुट की बुनियाद पर हम लोग सबसे पहले मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर ब्लास्ट हुआ, उधर आदमी गिरफ्तार हो गया। अरे ये क्या तमाशा था, ये क्या तमाशा लगा रखा है। पवार साहब ने एक डायरेक्शन दिया कि हमें उस गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उस गुनाह की तहकीकात करनी चाहिए। उसके बाद हिंदुस्तान ने देखा कि अगर ये बयान, मैं पहले इस बात को आपको सामने रख दूं कि ये बयान अगर कोई हिंदुस्तान में दे सकता था तो वो शरद पवार साहब ही थे, वरना कोई भी ऐसा बयान देता तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन शरद पवार साहब के ये बयान देने के बाद, ये फैसला करने के बाद आर पाटिल और महाराष्ट्र हुकूमत ने ATS के नाम पर ATS चीफ जनाब हेमंत करकरे साहब को ATS के लिए नामजद कर दिया। 2008 भिक्खू चौक बम ब्लास्ट हुआ और यही भिक्खू चौक बम ब्लास्ट उन तमाम जाफरानी तंजीमों के लिए आखिरी कील साबित हुआ। हेमंत करकरे साहब ने जो तहकीकात की, वो तहकीकात तमाम हिंदू फिरका परस्तों के खिलाफ रही और असल मुजरिमीन सलाखों के पीछे नजर आए, जिसमें दयानंद पांडे, साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसे लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे रहे और जमानत पर रहा है। ये तमाम होने के बाद आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में किस जगह आपने सुना कि बम ब्लास्ट हुआ। ये शरद पवार है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऐसे ही कामों की बुनियाद पर हम लोगों ने उसे चुना, साथी निहाल अहमद साहब के मशवरे पर चुना और उसके बाद से आज तक मैं उसी जगह पर खड़ा हूं। अभी हुकूमत बनने के बाद अगलती सेल की मीटिंग में, अभी 2020 की बात कर रहा हूं,
दो अगलती सेल की मीटिंग में जिसमें अजीत दादा पवार साहब भी मौजूद थे और शरद पवार साहब की सरबराही में वो मीटिंग हुई। नवाब मलिक साहब को उन्होंने अगलती कामकाज के लिए जिम्मेदारी दी और उन्हें अगलतों का मिनिस्टर बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि बोले मैं एक बात बताना चाहता हूं और वो बात ये है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों ने अगर हमें सही वोट दी होती तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटें और होती। तो पवार साहब ने क्या जवाब दिया मालूम है? मुसलमानों ने, उनके वोटों ने, अगर आज हम लोग यहाँ पर हुकूमत में हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों के अक़लियतों के वोटों की वजह से है। इसलिए आप ये बात को ध्यान में रखना कि अक़लियतों का वोट हर उस उम्मीदवार को मिला है जो उम्मीदवार जीत सकता है। ये पवार साहब के ख्यालात हैं। इसलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं और उन्होंने कहा है कि अक़लियतों की बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो भी फंड की दरकार होगी, जो भी फंड की जरूरत होगी, वो नवाब मलिक साहब को दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो हमारे शहर के जो शहर अध्यक्ष है और तमाम शहरों के, अगलती शहरों के जो जिला सदर है, उनकी नुमाइंदगी पर उनके अपने कामकाज को अगलती उमूर के मिनिस्टर के सामने रखा जाएगा और उसके बाद उससे फंड की कोई कमी नहीं होगी। इस बात की गवाही अजीत दादा पवार ने भी दी है क्योंकि वो वजीर मालियात हैं। इसलिए मैं एक मुख्तसरन अपने ताल्लुक के साथ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक मेरे तमाम नए नौजवान दोस्तों बुजुर्गों के साथ में शेयर करना चाहता था और यही मैंने किया और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। आप लोगों ने पुरसुकून तरीके से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इतनी जंबो जेट बॉडी देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैं अपनी बात इस बात से शुरू करूंगा कि कोई भी दरख्त हो, जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी वो दरख्त तो पनप नहीं सकता। मेरे दोस्तों साथ तो आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, अकलियत के हो, युवा के हो, महिला विंग के हो, फादर बॉडी के हो, आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो मजबूत जड़ है जिसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो तनावर दरख्त एक दिन खड़ा होगा जिसपे फल भी लगेंगे और फूल भी लगेंगे। मेरे दोस्तों साथियों, अब कोई हमें कमजोर ना समझे, ना तवा समझ के हमको ना दबाना, लोगों ना तवा समझ के हमको ना दबाना लोगों, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। दोस्तों साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे हरदिल अजीज रहनुमा, हमारे साबिक एमएलए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आसिफ शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया। मेरे सीनियर रहनुमा और मेरे खैर ख्वाह हाजी यूसुफ शेख नेशनल वाला साहब भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं एक शेर से किसी तरफ इशारा करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों साथियों। ये शेर को आप 2019 में लेके जाइए, आपको समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि सिला हम अपनी वफाओं का बेवफा से क्या पाएंगे, सिला हम अपनी वफाओं का बेवफा से क्या पाएंगे, और जिन्हें मतलब से मतलब हो वो वादा क्या निभाएंगे, और आप क्या रखते हो तुम उनसे आने की उम्मीद, जो मैयत में ना आए वो तुरबत पे क्या आएंगे। दोस्तों साथियों, सलीम रिजवी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है, मुखलिस भी है, उन्होंने भी कहा कि वो 2005 से राष्ट्रवादी में, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि हम दोनों साथ ही में राष्ट्रवादी में हमने प्रवेश किया था। हाजी यूसुफ सेठ साहब हमारे 2 मरतबा सदर बने, उनकी रहनुमाई में कारपोरेशन में सीटें भी आई और बाकायदा तौर से राष्ट्रवादी का पौधा धीरे 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 पनप रहा था। लेकिन 2012 में मालेगांव महानगर राष्ट्रवादी की सदारत 12-13 में जब यहाँ के एक्स एमएलए हुआ करते थे, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एमएलए हुआ करते थे, उनको दी गई, तो उनको सदारत देने के बाद
उन्होंने सिर्फ पार्टी के अंदर एक ओहदा बांटा था। मुझे याद है, पुरानी बॉडी तो छोड़ो, उन्होंने नई बॉडी भी नहीं बनाई थी। उन्होंने एक ओहदा बांटा था, उसको बोला था कि ये शख्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है। पुराने लोग बोला करते कि एक चने से भांड नहीं फूटता। उन्होंने पार्टी को डब्बे में डाल दिया था। आज जो हिसाब से आसिफ शेख रशीद साहब पार्टी के हर विंग को ताकत दे रहे, मजबूती दे रहे, उसके लिए तन मन धन से सेवा कर रहे, मैं समझता हूं इतनी बड़ी विंग आज पहली बार तारीख में मालेगांव शहर के अंदर देखी गई है। मेरे दोस्तों साथी, मैं आसिफ शेख रशीद के लिए एक दुआइया शेर बोलूंगा, मेरे अच्छे मरासी में, रशीद साहब से भी अच्छे मरासी में, कि मेरी ये जिद कि कभी ना दामन पसारूं मैं, मेरी ये जिद कि कभी ना दामन पसारूं मैं। और वो चाहता है, इशारा देखो, वो चाहता है कि अपनी अना को मारूं मैं, और शिकस्त और फतेह तो किस्मत की बात है, ऐ माँ दुआ वो दे कि हौसला न हारूं मैं। और अंधेरी रात हवाए खिलाफ साहिल दूर, अंधेरी रात हवाए खिलाफ साहिल दूर, गर तेरी रजा हो तो हाथ पांव मारूं मैं। मेरे दोस्तों साथियों, मैं तमाम ओहदेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, नए पुराने, तमाम जिम्मेदार, तमाम एक एक वर्कर्स, मेरी माए, मेरी बहनें, सभी को मैं आज मुबारकबाद देता हूं और उनको सिर्फ एक बात बोलता हूं कि हम पार्टी के अंदर अपने मुफाद के लिए शामिल नहीं हुए। हमको इस पार्टी के अंदर शामिल किया गया है, लिया गया है, ओहदा दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो इस शहर की खिदमत के लिए दी गई है मेरे दोस्तों साथियों। और आज हमारा नज़्बुल ऐन ये होना चाहिए कि हमको इस शहर की जिम्मेदारी जो दी गई है उसके ऊपर हम खरा उतरे, क्योंकि हमारे सामने जो है लोग, जो लोग हमारे सामने है, वो लोग निहायत ही चालाक है, मक्कार है, झूठे है, झूठे वादे करने में एक नंबर है। मैं उनके लिए एक शेर बोलूंगा कि दिखावे की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, माशाल्लाह दाढ़ी टोपी नमाज का टीका इस्लामी लिबास, कि दिखावे की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, और दिखावे की जिंदगी तो झूठी जिंदगी होती है। और तू अपने सूखे होठ दिखा के सैयदी मत बन, असली सैयदों की तिश्ना लबी कुछ और होती है। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, कारपोरेशन भी जीतेंगे और हम 2024 में भी जीतेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना लहू हमको दो, आप अपना खून हमको दो, अपनी ताकत हमको दो, आसिफ शेख को दो, हाजी यूसुफ को शेख को दो। मैं बोलता हूं कि आज हमने अगर इनके लिए मेहनत नहीं की तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि कैसे इतने बदगुमान और गैर लोग यहाँ पे चुन के आए जिसने शहर का कबाड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों साथियों, आज हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे नेता आ रहे, छगन राव भुजबल साहब बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे। हम कई बार भुजबल साहब से 2005 के बाद मिले, जब वो मिनिस्टर थे तब भी मिले, जब मिनिस्टर नहीं थे तब भी मिले। वो कई बार शहर के पालक मंत्री भी रहे, आज भी वो पालक मंत्री है। मैं भुजबल साहब को शहर आने पर मुबारकबाद देता हूँ, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उनसे बस एक ही दरख्वास्त करूंगा कि वो मालेगांव शहर को हमेशा अपनी नजरों में रखे और यहाँ के काम काज को तरजीह दे। मेरे दोस्तों साथियों, मेरे दोस्तों साथियों, हमारे राष्ट्रीय नेता शरद पवार साहब ने जब इस पार्टी का गठन किया 1999 में, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 80% सामाजिक खिदमत करेगी, 20% सियासत करेगी। तो आज देखो हम उसी नज़रिए पे चल रहे। मेरे दोस्तों साथियों, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मुझे खुशी हुई और मुझे बोलने का मौका दिया गया। बस मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई नाराज़ है तो अपनी नाराज़गी हमसे बोले, इधर उधर जाके ना बोले, हमको बोले कि हमको पार्टी में तकलीफ है, हम उसकी तकलीफ दूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात ये कि जो लोग हमसे दूर है, हमारे जो ओहदेदार, उनको जाके मिले, उनको लाए, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, उनको जोड़े, क्योंकि तिनके तिनके से समंदर बनता है। मेरे दोस्तों साथियों, मैं यही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद। हाजी यूसुफ शेख नेशनल वाला साहब जोरदार तारीफ का इस्तेकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवेले सदर शेख आसिफ शेख रशीद साहब,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुराने ओहदेदारान और जो नई विंग्स अमल में आई है, चाहे वो युवा अध्यक्ष हो, चाहे वो महिला अध्यक्ष हो, सेवा दल अध्यक्ष की टीम हो, चाहे वो फादर बॉडी की टीम हो, अभी और 2-3 जो विंग्स है उसको तैयार करना बाकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है मालेगांव शहर में पार्टी का तंजीमी ढांचा 2007 के बाद ये दूसरी मर्तबा इतनी ताकत के साथ ये विंग्स तैयार हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेख आसिफ शेख रशीद साहब को कि उन्होंने मालेगांव शहर में, जैसा कि पार्टी के हाईकमांड चाहते थे और हमारी भी ख्वाहिश थी कि मालेगांव शहर में ऐसा काम करने वाला नौजवान पार्टी की सरबराही करे कि पार्टी जिससे मजबूत हो, नहीं तो कभी पंछी इस जाल पे तो कभी पंछी उस जाल पे। मालेगांव की सियासत का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ यही हुआ। 2007 में पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। मालेगांव में पहली मर्तबा पार्टी का खाता खुला 2 सीट के साथ। न तो यहां पर मंत्री महोदय भी रह चुके हैं, उनके अध्यक्ष में सीट चुनकर नहीं आई। उसके बाद मैं अध्यक्ष था, फिर तो हमारी 8 सीट चुन के आई। मैं पार्टी के साथ जुड़ा था, फिर हमारी 19 सीट चुन के आई और अभी भी मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, हिंदुस्तान के अंदर जब बम ब्लास्ट हुए थे, मालेगांव सरे फहरिस्त था और मुसलमानों के नाम के आगे एक लक़ब लग गया था दहशतगर्दी का, उसको दूर करने का काम 36 मुसलमान महाराष्ट्र के मजीद मेमन साहब के मकान पे मीटिंग हुई थी इस ताल्लुक से। मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अलावा बैठक के अंदर मंच पर उपस्थित हमारे नेता आदरणीय छगन भुजबल साहब, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं आदरणीय साहब का मालेगांव शहर के अंदर स्वागत करता हूं, वेलकम बोलता हूं। मंच पर उपस्थित नासिक जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी के अध्यक्ष रविंद्र नाना जी, मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी के चारों कार्य अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक सेवा दल, अर्बन सेल, ब्लॉक अध्यक्ष, माइनॉरिटी, तमामी सेल के राष्ट्रवादी के तमामी पदाधिकारी, युवा और मेरे सामने बैठे हुए तमामी सेल के तमामी पदाधिकारी, दोस्तों और साथियों, वक्त बहुत हो गया है, इसके लिए मैं 5 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म करूंगा। मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक थोड़ा अढ़ावा देने के लिए मैं हमारे नेता को खड़ा हुआ हूं। शायद 4 महीना पहले मुझे राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष आपकी सिफारिश के ऊपर और पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी और अभी 15 दिन पहले मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की मैंने कार्यकारिणी जाहिर किया
और आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। 4 कार्य अध्यक्ष बनाया और आज वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित है और सभी समाज, सभी धर्म को साथ में लेके चलने का काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष और 2 कार्य अध्यक्ष हमने बनाए और आज वो लोग, उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर हो गई और वो भी कामकाज आज पक्ष को बढ़ाने के लिए शहर के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। सेवा दल के अध्यक्ष और उनके साथ कार्य अध्यक्ष को बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी हमने जाहिर किया, उनको भी पद वगैरह सब हमने सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को दिया। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और उनके कार्य अध्यक्ष हमने बनाए। इसी तरीके से महिला अध्यक्ष और 2 कार्य अध्यक्ष बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर कर दी गई। हमने 5 ब्लॉक अध्यक्ष मालेगांव शहर राष्ट्रवादी के बनाए और अलग अलग सेल के, जो हमारे सभी सेल है राष्ट्रवादी के, वो सेल के भी अध्यक्ष के लिए निमणूक हमारी अभी शुरू है। और ये आज जो हमने ये कार्यक्रम लिया आपके आदेश के ऊपर, सिर्फ कार्यकारिणी के सदस्य और पद अधिकारियों को ही हमने यहाँ पर आज बुलाया है, आम जनता को हमने नहीं बुलाया, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसके लिए ज्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए। साहब, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इन 4 महीनों के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर हमने इतना मजबूत करने का काम किया है कि अभी पिछले शुक्रवार को 17 तारीख को एक सभा मालेगांव के अंदर हमने लिया। उस सभा के अंदर 15,000 लोग, शहर के लोग जमा हुए थे, 15,000 लोग। इससे अंदाजा हो रहा है कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कितना मजबूत मालेगांव शहर के अंदर हो रहा है। और हमारे जितने विरोधक है मालेगांव शहर के अंदर, वो सभी विरोधी पक्ष को अब एकत्र होकर एक महागठबंधन बनाकर, महाआघाड़ी बनाकर महानगर पालिका के अंदर हमारे सामने उतरने के लिए, हमारा मुकाबला करने के लिए विचार शुरू है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महानगर पालिका और विधानसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारे बिगड़ यहां पर किसकी सत्ता भी नहीं बैठ सकती। विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य भी हम हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का ला सकते। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले महानगर पालिका के निवडणूक में, चुनाव के अंदर महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर हम बैठाकर ही हम सब कार्यकर्ता बन लेंगे। ये विश्वास मैं आज आपको दिलाता हूं। साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि मालेगांव शहर के रोड रास्ते बहुत खराब हो गए, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए। और इसके लिए हम शासन पाठ पुरावा हमने नगर विकास विभाग के अंदर भी किया, एक प्रपोजल हमने वहां पर सबमिट किया। अजीत दादा पवार साहब ने भी उसको हमको आश्वासन दिया है कि जब भी नगर विकास की नीति रिलीज की जाएगी तो मालेगांव शहर के रोड रास्ते के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि डीपीडीसी के अंदर, जिला नियोजन समिति के अंदर आप मालेगांव शहर के लिए नगर उद्यान हो या और निधि की, आपने इससे पहले भी 5.5 करोड़ रुपया हमको दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने दलित बस्ती के अंदर हमको 2 कोटी रुपए दिया, हम आपका आभार। 14 कोटी रुपया पूरे मालेगांव मध्य और बाह्य के अंदर आपने दिया और 5.5 कोटी नगर उद्यान के दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे एक विनती करता हूं कि रोड रास्ते के लिए अगर हमको इलेक्शन से पहले पैसा मिल गया तो हम जो रोड खराब है, रास्ते खराब है, उसको बनाने का जरूर प्रयत्न करेंगे। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपका फिर एक मर्तबा स्वागत करता हूं और जरूर आपके नेतृत्व के अंदर नासिक जिले के अंदर राष्ट्रवादी मजबूत हो रही और आपके ही नेतृत्व के अंदर जरूर हम मालेगांव शहर के अंदर भी राष्ट्रवादी को मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय शरद पवार साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और मेरे शब्द यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए।
मालेगांव शहर के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष माजी भूतपूर्व आमदार आसिफ शेख, जिलाध्यक्ष रविंद्र पगार जी, राजेंद्र भोसले, यूसुफ हाजी, एजाज उमर, शाहिद रोशनवाला, सूफी अनीस जी, शकील जानी बेग, आनंद भोसले, रियाज अली, मनमोहन शिवाड़े, नदीम फणीवाला, यास्मिन सैयद, एडवोकेट सुचिता सोनोने, अंसारी, सैना, मन्नान बेग, संदीप पवार, मेरे सारे भाइयों बहनों और माताओं, पहले तो मैं ये माफ़ी चाहूँगा कि मुझे बहुत देर हुई या आने में, क्योंकि 2-3 दिन से जलगांव, धुलिया, ये सब जो है दौरा शुरू है और वहाँ से जो है धुलिया से भी आया तो दूसरा एक जो है गुरुजनों को जो है हमारे शिक्षक है, टीचर है, उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ भी तो भाषण चलते हैं। वैसे कहा जाए तो जल्दी होता है उनका, तो गुरुजी शिक्षक कभी बोलना है तो 45 मिनट का तो पीरियड होता है ना, उससे कम तो जो है नहीं होता। फिर भी जो है जल्दी निपट लेने की कोशिश तो हम लोगों ने की। अब ये जो है कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आसिफ शेख जी जो मुलाकात हुई, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, ठीक है ना, और महीना 1.5 महीना तक चला था, हम भी पेपर में पढ़ रहे थे, वो यहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी है, अब कहीं तो भी जाना है, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, सोशल वर्कर है, वो घर में तो नहीं बैठेगा, वो तो बाहर आएगा। तो सोच रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, और फिर किसी ने मुलाकात कर दी, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पसंद है। मैं बोला देखो भाई, राष्ट्रवादी के कुछ नियम है, उसूल है, पसंद है, बिल्कुल पसंद है। राष्ट्रवादी के नेताजी शरद पवार साहब तो बिल्कुल तो पसंद है, क्या तो हमने कहा आइए, और इस तरह जो है ये राष्ट्रवादी में आए और इनकी हिम्मत, इनकी ताकत को देखते हुए तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इनको अध्यक्ष की काम किया, और मैं बड़ा खुश हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि उसके बाद कई सारे जो है मीटिंग्स हुई, 10,000, 15,000, 5,000 कुछ, और आजकल क्या तुम्हारे हमारे हर आदमी के किसी में वो मोबाइल तो है। अब ये फटाफट मोबाइल का काम चालू है। इसी वक्त जो है बम्बई में वो देख रहा है कि क्या क्या हो रहा, कौन कौन क्या बोल रहा है। बीजेपी वाले तो सुनते ही होंगे, मगर बाकी के लोग भी सुनते हैं क्या हो रहा है, तो तुरंत मालूम पड़ता था आसिफ जी को बहुत बड़े पैमाना पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और काम तो करना चाहिए, जब काम नहीं होगा, देखिए किसी के दर्द में जो है अगर आप काम मिलते हैं तो कभी भूलता नहीं है, बाकी तो ठीक है। दर्द जो है आज समाज में जो है काफी दर्द है, किसी न किसी ढंग का दर्द है भाई, उस लोगों के साथ हमको जाना है, उनका दर्द दुख जो है दूर करना। किसी ने कहा है साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो,
साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। तो अब ये जो है, आप इतना ही गरीबों की सेवा करेंगे, गरीब भूलता नहीं है कभी, आप उसका छोटा काम करेंगे, गरीब कभी आपको भूलेगा नहीं, वो जन्म भर बोलता रहेगा मैं ऐसे मैं काम किया, मेरा ये किया था। और हम जो है, हमारा तो काम ही है ऐसे, फिर वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सारे लोग। मैं तो महात्मा फुले, शाहू अम्बेडकर इनका फॉलोअर हूं, और महात्मा ज्योतिराव फुले तो हमेशा यही बोलते थे कि सारी मनुष्य जाति एक है। कोई इसको भगवान मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, मगर जिसने निर्माण किया इस दृष्टि को, वो कोई एक है जिसको मैं निर्मित कहता हूं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि उसने जिस निर्मित में जो बना, ना किसी को छोटा बनाया, ना किसी को बड़ा बनाया, ना किसी को अछूत बनाया, ना किसी को ऊंचे वर्ग का बनाया, ना किसी को ये नहीं समझा जिसने बनाया कि स्त्री जो है उनके हक कम है और जो पुरुष है उनके हक ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि सारी प्रजा हमारी है, स्त्री है, पुरुष है, सब। और इसलिए जो है उन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार सबका है, नौकरियों का अधिकार सबका है, पानी पे अधिकार सबका है, और राष्ट्रीय संपत्ति पर अधिकार सबका है। ये भी लग रहे पॉलिटिक्स करें, डिवाइड एंड रूल चल रहा है, अभी भी लोग फंस रहे हैं जाल में। ये ठीक है, कोई सरकार आवे अच्छा काम करे, मैं ये समझता हूं कि कोरोना काल में तकलीफें काफी है, हमको भी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिलना चाहिए, ये भी आपको पता है कि कोरोना काल में जो है सारा लॉकडाउन तुम्हारा यहाँ भी कितना, हम तो इतने डर गए। मालेगांव तो कोरोना में देश में पहला नंबर था। हमने जो ऐसा प्रयत्न किया, हमने कलेक्टर को बोले भागो उधर, मैं भी आकर गया, और एक हमारे पुलिस अफसर और क्या नाम था वो, एसपी थे, एसपी आरती से, वो खड़ी हो गई, उसको फिर जो है तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले इस काम के लिए कि हिम्मत, उसको भी बाल बच्चे हैं, डरी नहीं। क्या गलत थी भाई, घर का आदमी, बच्चा जाता है, पिता जाता है, माता जाता है, उसका मुंह तक देखने के लिए कोई जाते हैं, धक्का करते लंबे से, वो पिछाई काम करते। और तुम सबको, मैं तो उनको ऊपर वाला दो कॉलेज साहब जो है जिनके हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनको कहा कि हम लोग बोलते हैं तो लोगों को शायद सुनते नहीं है, आप जो है कहेंगे तो सुने। तो उन्होंने जो है वो पेश बनाया, रिकॉर्डिंग किया है, और सब जगह घूमे, लोगों को समझाया, और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना में उनका अंतकाल हुआ। तो इन सब लोगों ने जो है हमारे लिए काम किया भाई,
तो उस सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मालेगांव का क्या कहता है वो मालेगांव का वो दुनिया भर में फेमस हो गया, हर देश में लोग बोल रहे हैं मालेगांव का। हमने भी लिया मगर हर आदमी कोशिश करता था कि लोगों को बचाओ। तो काढ़ा बनाने वाले भी जो थे वो ये तो नहीं सोच रहे थे कि हम मुसलमान है तो मुसलमानों को काढ़ा मिलेगा और हिंदुओं को काढ़ा नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को दिया, और काढ़ा भी ऐसा था उसने ये नहीं देखा कि मुसलमान ठीक होगा और हिंदू ठीक नहीं होगा। वो तो बोला कि मेरा काम सारे मनुष्य जाति को जिंदा रखना। तो जिन्होंने वो बनाया उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और आज के हालात में कोरोना के बारे में मालेगांव में अच्छी परिस्थिति है। बीच बीच में फिर से कुछ शुरुआत हो रही थी, हमने कहा कि संभालो, मगर बहुत अच्छी परिस्थिति। पर कई लोग जो है नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हमारे जो सोशल वर्कर्स है, मौलवी साहब जैसे लोग हैं, हमारे पुलिसकर्मी 150 से ज्यादा जर्मन से गुजर गए कोरोना के में काम करते वक्त कि ये करो वो करो वो करो, रास्ते पे काम करो, सब लोग लग रहे हैं। बताओ तो एक तो सही बात है भाई, इस कोरोना में जो है सारे दुनिया को एक जगह पे लाके रख दिया। टाटा हो या बिरला या झोपड़पट्टी वाला, इंडिया हो या पाकिस्तान या लंदन वाला, कोरोना ने बोला कि कोई नहीं भाई, सब मेरे लिए तो सब। और सब लोग अपने काम पे नहीं करो वो करो। सबको पता चला कि वैक्सीन कुछ देखता नहीं है हिंदू या मुसलमान, कोरोना भी देखता नहीं है मुसलमान, ना वो डॉक्टर देखता है हिंदू या मुसलमान, ना वो नर्स देखते हैं हिंदू या मुसलमान। बस इंसान को बचाना यही एक काम करते। उन सबको मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने बहुत किया। इसलिए मैं कहता गरीबों की सेवा करो बार बार। जैसे कि हमने वो स्त्री का नाम लिया तो मोदी साहब होना ऐसा तो नाम, क्योंकि ऐसा काम करो कि लोग जो है आपको याद रखें। ऐसा नहीं जाने के बाद नहीं तो पैसा तो सभी कमाते हैं भाई, ढेर सारा पैसा कमाते, क्या करें? आधार हो अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सावा रहेगा बचेगा तो बचेगा वही जो नाम, जो काम तुम करेगा वो नाम पीछे रहेगा। बाकी तो बोलेगा ठीक है यार, कोई चल गया था गया, और कोई गरीब भी है जिसने तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसका नाम शरद पवार साहब यही कहता है। आपस में झगड़ा ना हो, हिंदू मुसलमान सब एक है, स्त्री पुरुष एक है। और इसीलिए सावित्रीबाई फुले ने जो है और हमारे फातिमा बहन सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने काम किया लड़कियों को शिक्षा देने का। पत्थर का आयोग नहीं, कीचड़ फेंक के मारे। तो सावित्रीबाई और फातिमा दोनों में जो है सिखाने का काम किया। और आज हमारी लड़कियां सीख रही है, डॉक्टर बन रही है, मंत्री बन रहे हैं, मेयर बन रही है, आगे चल रही है। 150 साल पुराना उन लोगों ने जो काम किया उसका फल आज। और पाल साहब
हमने भी वही आगे काम चला कि 50% जो है वो रिजर्वेशन म्यूनसिपालिटी में, गांव में, पंचायत में, सब जगह। तो आज हमारे बहने बैठे हैं, आप लोग कभी उनको बिठाते नहीं भाई, मगर वो है कि जो 50% मिला है तो वो तुम्हारे साथ बैठेगी, तो खैर भी होगी, वो एमएलए भी होगी, मंत्री भी होगी, सब कुछ। और एक कारण भी है, मैं बोलता हूँ, कल भी एक जगह बोला अजी भाई कि क्योंकि ये देखो अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी, जापान है, ये सारे देश हमारे आगे हैं। क्यों आगे हैं? वहां फौज हो, पुलिस हो, मिनिस्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ काम करते हैं, एक फौज। यहाँ स्त्री पुरुष एक साथ सबको दिखेंगे, आपको पढ़ाई हुई है, काम कर रहे हैं। मगर जहां हमने हमारे बहनों को, हमारे लड़कियों को घर में रखा, उनको शिक्षा नहीं दी, फिर हिंदू हो या मुसलमान, वो सारे देश आज पीछे है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो पीछे क्यों? क्योंकि स्त्री नारी शक्ति को हमने जो है घर में बंद रखा। हम चाहते हैं कि उनको भी आप के साथ लेकर जाओ तो समाज आगे बढ़ेगा। और शिक्षा में तो कुछ भी नहीं है, मैं समझता, बाकी सब चोरी हो जाएगा भाई। तो ज्ञान अगर आपको मिलता है वो चोरी नहीं होगा। हम सबको काम करना चाहिए, और जब काम करेंगे तो तकलीफ होता है। तो आपके ऊपर इल्जाम भी लगा है, हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा, तो हमको तो क्या क्या होगा पता है, तो बोलने की बात नहीं। पहला तो बोला महाराष्ट्र सदन बनाया, पूरे 40,000 करोड़ रुपया का। 40,000 करोड़ पैसा लिखा जाता है। फिर बोले 25,000 करोड़ था, फिर बोले 10,000 करोड़, और बस फिर हमारे ऊपर जो है जेल, ये वो जेल की हवा खाया। और फिर हमारे जो मीडिया वाले भाई थे वो भी फिर हमारे बता रहे भुजबल ऐसा बैठा है, यहाँ सारे डायमंड की जो है बोरिया रखी हुई है, दूसरी तरफ सारे सोना भर के पिटारे जो है सब खड़े हैं, इतनी सारी संपत्ति। जब मैं कुछ बाहर आया तो मैंने कहा कि भाई बताओ वो सारे मेरे डायमंड कहाँ है, तो मुझे वापस तो दे दो। अभी कल तो जो है पूरा देखा जोखा है, जितने सारे इल्जाम बोले इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई नहीं है, उसमें कुछ नहीं, कुछ प्रूफ नहीं है, ये नहीं। केस चलने के पहले बाहर निकल गया, मगर हैरानी तो हुई, इंसान तो मिल गया। और आपको पता है इंसान की चक्की चलती है बहुत आहिस्ता, मगर पिसती है बहुत भारी। लोग हैरान हो जाते हैं, फैमिली त्रस्त हो जाते हैं, बाल बच्चे दुख में मिलते हैं, बीमारियां भुगतना पड़ता है। कई लोगों ने हुआ, कई लोग तो ऐसे दौर से गुजरे, एक वो दौर था, ये दौर कामयाबी तो मिल रही है, हम भी बोल सकते, बहुत बड़ा किस्सा आया 107 पर कही देते, बिल्कुल बेगुनाह है। अभी भी और भी है, चलता है। अभी मुसाफिर हूँ मंजिलों का, अभी मुसाफिर हूँ मंजिलों का, खबर कामयाबी की और भी सुनाऊंगा।
खबर कामयाबी की और भी सुनाऊंगा। थोड़ा सब्र रख के वक्त तुझे बदल के भी दिखाऊंगा। हिम्मत से काम लो, रोना धोना दो। जीवन है संग्राम, बंदे से हिम्मत से काम। संग्राम सारा जीवन संग्राम, हर घर में दुख संकट है, सब कुछ है, डरना नहीं, हिम्मत के साथ काम लो। हम चाहेंगे कि हमारा जो है ये सारा जो हमने भी देखा है, पवार साहब को देखा, इतनी उम्र में, इतनी तकलीफ में सारे जगह घूमते, जहां बुरा वहां जाते, कहीं ज्यादा बारिश आई सब बह गया और सब सूखा पड़ा और कोई भी तकलीफ लोगों को कहीं होती है देश भर में, इस हालत हम देखते हैं। हमारे से उम्र इतने बड़े हैं, इतनी तकलीफें हैं, वो अगर इतना काम करते हैं तो हम तो बहुत काम कर सकते हैं। हमको ऊर्जा मिलती है उनसे काम कर, और हमेशा जो है उनको देख कर हम आगे चलते, हिम्मत से काम। पॉलिटिक्स में सामाजिक काम करते वक्त जो है तकलीफें बहुत आती हैं, मगर तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे, हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी को तो करना है। अशीफ भाई, हम आपके साथ हैं, पूरे ताकत के साथ हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। आसिफ भाई आगे बढ़ो। इसके आगे भी तो मीटिंगें होगी, रैली हो। हम चाहेंगे कि तब तक आप ज्यादा से ज्यादा काम आगे बढ़े। ये है पैसे की कमी, निधि बंद कम है, क्योंकि सब लॉकडाउन बंद, तुम्हारे सारे कारखाने बंद, ये बंद, तुम बंद, पैसा बंद, तुम पैसा बंद, हमारा टैक्स बंद, हमारा टैक्स बंद, गवर्नमेंट का तिजोरिया खाली। जो भी था हमने सोचा कि पहले लोगों को बचाओ, कोरोना में सारा पैसा लगा दो, सारा पैसा कोरोना में लगा दो। जो हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल उनको बढ़ाए, आपके यहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। हमने तो वो नांदगांव में क्या बाढ़ आ गई, तो यहाँ जो कमिश्नर साहब थे क्या नाम का, उनको फोन किया कि भाई आपका फायर ब्रिगेड के ट्रैक्टर में तो दे भेजो, ये दवाइयाँ वगैरह कोई भेजो। तुरंत जी आया और पूरा नांदगांव क्लीन किया। ये काम कोई अधिकारी नहीं, मैं तो सर मालेगांव में हूँ, वो मालेगांव मेरा काम है, मैं नांदगांव में हूँ, कैसे मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का। अरे वो बोले हर क्या लेना देना है वो देखेगा, इंसानियत सबसे बढ़िया, सबसे अहम जो है इंसानियत। और धन्यवाद आप सब लोगों को। निधि आता रहेगा, आएगा, आहिस्ते आहिस्ते सब शुरू हो गया, और आप जैसे जो काम करने वाला है उसके पीछे सारी गवर्नमेंट फ्री होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो निधि आएगा उसका अच्छा काम अगर गरीब लोगों के सामने उनके लिए हो, शहर के लिए हो, तो हम भी खुश रहते हैं। और उसमें निधि आपको कम नहीं होगा, आप डरो मत, आपको निधि मिलेगा। आप काम करते रहो, लगे रहो, आसिफ भाई। हम सब आपके साथ हैं, आप कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालेगांव, मुस्तफा बंगार बाजार।
पानी की टाकी के पास डायमंड कारपेट, यहाँ पर कारपेट होलसेल रेट में लिया जाता है। हमारा पता याद रखें, सुपा बंगार बाजार, पानी की टाकी।